हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आरबीएससी 2023 के पेपर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक 4x² माइनस में 12x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या गिवन है 0। और इसमें लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। नेचर फाइंड करना है कि जो आपके रूट्स होने वाले हैं उनका नेचर आपका किस टाइप का होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए इस तरह का एक पहले वाला क्वेल है। एक एमसीक्यू में भी सेम क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको अच्छे से देखना है। वहां पे मैंने तीनों पॉइंट्स आपको बताए थे कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको यहां से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4। जो इस वाले क्वेश्चन में a की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होने वाली है 4 होने वाली है। b की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है -12 होने वाली है। और c की जो वैल्यू होती है वो क्या है यहाँ पे -9। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -12 और c इज इक्वल टू क्या है -9। और अब नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं b² - 4ac का फॉर्मूला हमको यूज करना है। b² - 4ac का। चलो अब इसमें जब वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे तो b² मतलब क्या हो गया हमारे पास -12। उसके ऊपर हम क्या यूज करने वाले हैं स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला लगाने वाले हैं, फिर माइनस में क्या आने वाला है 4 मल्टीप्लाई बाय a कौन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय c कौन है हमारे पास -9। क्लियर यहाँ तक। -12 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या आ गया हमारे पास 4 फार्मूले से आए। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -9 है। चलिए आगे चलते हैं। आगे -12 का स्क्वायर करोगे तो -12 का स्क्वायर क्या होता है आपका पॉजिटिव 144 हो जाता है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस। और ये तो क्या हो गया आपका 16 और 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से। तो ये हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 9 भी हमारा क्या होता है 144 होता है 16 इंटू 9। चलिए इन दोनों को जब ऐड करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है 256 मिलने वाला है। और 256 हमको पता है कि 256 जो है वो कैसा नंबर है पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब इसके जो रूट्स आने वाले हैं इनके जो नेचर हमको बताना है। तो इसके रूट्स में आप क्या रखने वाले हो, इनके जो इस इक्वेशन के जो रूट्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं रियल होने वाले हैं। रियल का मतलब कैसे होते हैं हमारे वास्तविक होते हैं। रियल का मतलब कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं। क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू जो है क्या हो रही है 0 से बड़ी आ रही है तो क्या हो रहे हैं वास्तविक हो रहे हैं। और दूसरा क्या होने वाले हैं डिफरेंट होने वाले हैं। डिफरेंट होने वाले हैं या फिर डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। डिफरेंट होने वाले हैं, डिफरेंट को हम क्या बोलने वाले हैं असमान होने वाले हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपकी कौन सी है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 में आपका क्या होता है ग्रेटर देन 0 में रियल होता है और क्या होते हैं डिफरेंट रूट निकलते हैं। और इक्वल टू 0 में रियल होता है लेकिन जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और लेस देन 0 में क्या होता है आपका रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं जिनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वो क्या आने वाला है रूल जो इसके रूट्स होने वाले हैं वो रियल होने वाले हैं और क्या होने वाले हैं डिफरेंट वास्तविक और असमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 0 0 5 -3 और ये 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं और इसका क्या निकालना है हमको मिड पॉइंट फाइंड करने हैं इन दोनों पॉइंट्स के। तो मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रखा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है पहले फार्मूले लिखते हैं हम। फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास 2। और सेकंड जो फार्मूला है y का तो y इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास 2 होता है। क्लियर। तो ये x के दो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम कैपिटल यूज कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू। चलो मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करना है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से देखोगे तो ये तो आपकी क्या वैल्यू x1 और ये कौन है हमारा y1। यहाँ पे ये x2 है और ये कौन है y2 है। तो वैल्यू 1 बाय 1 पुट करनी है और सिंपल से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x1 की वैल्यू तो क्या पुट करोगे 0, x2 की वैल्यू क्या पुट करोगे 5। तो यहां से जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस में 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अच्छा इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलता है 5 ही मिलता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 5/2 बन जाएगा। 5 + 0 5 डिवाइड बाय 2।
चलो y को सॉल्व करना है तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, y1 हमारे पास क्या है 0, प्लस साइन के साथ में y2 हमारे पास क्या है माइनस में 3, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 2 है। तो -3 में हमको कितना ऐड करना है, 0 ऐड करना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो आंसर क्या आएगा -3/2। अब फाइनल आंसर कैसे बनाएंगे, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं, कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं हमारे पास x और y, तो x और y की हम वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है, एक वैल्यू तो है 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या है -3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। The shadow of a tower on a level ground is increased by 40 meter when the altitude of sun changes from 60 degree to 30 degree. Find the height of the tower. क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नताश कोण, उन्नताश का मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो उन्नताश कोण जो है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की क्या ज्ञात करनी है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है, और 60 to 30 में वो कन्वर्ट हो रहा है, और आपको जो भी टावर है उसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और इसका सबसे पहले हमको क्या डिजाइन करना है, डायग्राम डिजाइन करना है। तो देखो डायग्राम हम कैसे डिजाइन करते हैं, इसका डायग्राम डिजाइन करने के लिए एक इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, टावर बना लेते हैं। क्लियर, ये इस टाइप से हमने क्या डिजाइन कर लिया, एक टावर डिजाइन कर लिया। अब टावर के साथ में एक परपेंडिकुलर लाइन हमको डिजाइन करनी है इस टाइप से। क्लियर, और फिर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं 1 by 1। तो एक तो ये वाला पोर्शन आपका ज्वाइन होने वाला है, और एक ये वाला पोर्शन आपका ज्वाइन होने वाला है। क्लियर, इस तरह का एक डायग्राम हमने डिजाइन कर लिया। देखो अब इस डायग्राम में हमको क्या क्या चीजें मेजर करनी है उसका ध्यान रखना। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम ठीक करते हैं। इस टाइप से। क्लियर, अब ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक जो वैल्यू है वो तो कितनी है हमारी 60 डिग्री, तो ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये तो हमको क्या रखना है 60 डिग्री रखना है, और दूसरी जो वैल्यू है वो उनको कितनी रखनी है 30 डिग्री रखनी है। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट को हम अज्यूम कर लेते हैं कितना है, h मीटर है ये। और क्या मेजर कर, और क्या लिख सकते हैं, देखो ये 60 डिग्री वैल्यू दे रखी है और ये कितनी दे रखी है 30। इसका नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे हम A, यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट और यहाँ पे D पॉइंट। क्लियर यहाँ तक। और उसके बाद ये क्या कहना चाह रहा है कि जब 60 डिग्री थी तब तो ये कितना था हमारे पास x था, तो इस वैल्यू को हम क्या मेजर ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, और इसको हम क्या ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, 40 मीटर जो कि बुक में दे रखा है। क्लियरली दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक 40 है। देखो मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ, ये C को ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो x, C पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक तो 40, C से पॉइंट तक से लेकर B पॉइंट तक आपका कितना है x हमने ले लिया कि पहले कितनी थी x थी और बाद में कितनी होगी 40 मीटर ज्यादा होगी 30 डिग्री के साथ में। क्लियर, चलिए बाकी। और एक चीज और मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आरबीएससी में भी किसी ईयर में आया था और सीबीएसई 2019 में भी ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमने बना लिया, फिर से मैं एक बार डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। द शेडो ऑफ ए टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। सपोज करो ये टावर थी, इसकी कोई छाया जमीन पर पड़ रही थी, शेडो पड़ रहा था, उसकी लेंथ हमने कितनी ले ली x मीटर ले ली। ठीक है, तो x मीटर पहले थी,
लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, एल्टीट्यूड चेंज होता है किसका, सन का, सन की पोजीशन चेंज होती है, तो ये शेडो यहां से कन्वर्ट होके कहां पे आ जाती है, यहाँ पे। तो ये 40 मीटर ये तो है ही, साथ में 40 मीटर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 40 मीटर इंक्रीज हुई कब, जब आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री में आ गया। तो पहले 60 डिग्री था, आप कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और फिर ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। और टावर की हाइट को हमने किससे मेजर किया है, यहाँ से ए बी, और यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है हमारे पास, एच है। क्लियर यहाँ तक। चलो अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो आप क्या करोगे, दो वही ट्रायंगल उठाने हैं सॉल्यूशन के लिए, अच्छे से बिल्कुल देखना है, बिल्कुल क्लियर। तो सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं कि सॉल्यूशन में फर्स्ट तो ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, कौन सा है, ए बी और सी। तो ट्रायंगल ए बी और सी, तो ए बी सी अगर उठाने वाले हैं तो हम क्या यूज करेंगे, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो यहां से h डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो h बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। क्लियर। और जब हम इसी को मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बाय x आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, अभी इस इक्वेशन को हम बाद में यूज करेंगे। इसका नेम भी हम उसी के अकॉर्डिंग देंगे जिस अकॉर्डिंग ये यूज आएगी। चलो सेकंड वाले ट्रायंगल को हमको उठाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी तो हमने उठा लिया, अब कौन सा उठाना है, ए बी और डी, कंप्लीट ट्रायंगल उठाना है। तो ट्रायंगल उठाया हमने, कौन सा, ट्रायंगल ए बी एंड डी। तो ए बी डी में हमने क्या यूज किया, tan, और tan 60 तो हम हटा देते हैं। तो tan 60 के बाद में अब क्या यूज करेंगे हम, tan 30। tan 30 इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, बेस। तो इधर से तो क्या आएगा हमारे पास, पूरा की पूरी वैल्यू किसकी आएगी, h की। और नीचे से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 40 या 40 प्लस x, कुछ भी जो आपको लिखना हो। क्लियर यहाँ तक। तो tan 30 की वैल्यू हमने निकाल ली, tan 60 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब tan 30 की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो tan 30 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो टेबल से यूज करना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x प्लस में 40। क्लियर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और h अपॉन x प्लस 40 आपका कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसको इधर और इसको इधर। तो यहां से देखोगे तो h√3, h को √3 से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 40। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बोलोगे इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, तो इक्वेशन नंबर 1 यहां से निकाल लेते हैं। यहां से भी हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं या x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी की भी निकाल लो। तो जैसे अगर h की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो h की क्यों निकालते हैं, x की निकालते हैं ताकि h डायरेक्ट आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, h प्लस √3। ज्यादा बेटर है कि हम h की ही निकाल लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे, h इज इक्वल टू √3 इंटू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 1 आ गई। क्लियर। तो h इज इक्वल टू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसको, x को √3 से क्या आ जाएगा, √3x। h आपका चल रहा था ऐसे कैसे, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो x प्लस 40 इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली दिख रहा है यहाँ तक। चलो अब आगे चलते हैं हम। अब यूज करनी है इक्वेशंस को, कौन कौन सी इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि 1 हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, h की, √3x। तो उस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है और x प्लस 40 हमारा चलता रहेगा। तो यहां से हम h को हटाते हैं और h की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, √3x यहाँ पे इस जगह। तो देखो √3x, ये तो किसकी वैल्यू पुट की है मैंने, h की यहां से। और मल्टीप्लाई में कौन आने वाला है, ये वाला √3 आने वाला है, तो इस √3 को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। और इज इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है, x प्लस 40 हमारा चल रहा है, उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया। क्लियर यहाँ तक। h की वैल्यू पुट कर दी, h के साथ √3 चल रहा है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या बना देंगे, 3x बना देंगे यहाँ से। तो 3x जब बनाएंगे तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस में क्या आ जाएगा, 40। x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x। और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, लास्ट लाइन है। चलो 2x इज इक्वल टू 40 है, तो यहां से जब x निकालेंगे हम तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर। 2x इज इक्वल टू 40 है, 2 को डिवाइड में लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20
मीटर आ गई। चलो अब आगे क्या करना है, हमसे एक्स नहीं पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, देखो अच्छे से इधर क्या पूछा है लास्ट में, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। मीनार की क्या फाइंड करनी है, ऊंचाई, हाइट ऑफ द क्या फाइंड करना है हमको, हाइट ऑफ द टावर। और हाइट ऑफ द टावर को हमने किससे लिखा है, एच से लिखा है। तो एच को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एच की वैल्यू निकालते हैं। तो एच की वैल्यू देखो कहाँ लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है हमारी 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या वैल्यू दे रही है, h इज इक्वल टू √3x बता रही है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन आंसर क्या मिलेगा हमको, h इज इक्वल टू 20√3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर है। x की वैल्यू 20, आगे पीछे कहीं भी लिख देना। तो x का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 20√3, और आगे हम क्या लगा देंगे इसके मीटर, 20√3 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है 1 बाय 1 क्या क्या करना है। देखो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ये तो हमने फर्स्ट ट्राइंगल उठाया कौन सा, ABC, इस इक्वेशन को यहाँ तक हमने डिजाइन किया। फिर हमने सेकंड ट्राइंगल उठाया ये वाला, फिर यहाँ तक डिजाइन किया। फिर दोनों को यूज किया, दोनों को यूज करके पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की, और फिर हमने लास्ट में किसकी वैल्यू निकाली, h की 20√3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और CBSE 2019 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, तो बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को करना है, वापस दोबारा रिपीट भी हो सकता है इस साल। चलो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। डायग्राम वगैरह अच्छे से बना लेना और पेन पेपर लेकर आपको बैठना है, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट करने। और पहले ट्राई करना कि पहले खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जब खुद से नहीं होंगे तो फिर आपको सॉल्यूशन देखने, और अगर कुछ गलतियां हो रही है तो फिर उनको टिक मार्क करना है कि कहाँ पे कौन सी जगह आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर देखो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, शायद हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 9, 10, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो सिलेबस में से कट गया है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 एक प्रूव वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, बाकी बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन में लिखवा दूंगा। अभी के लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें r रेडियस की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, पाई r² थीटा डिवाइड बाय क्या होता है 360 होता है। क्लियर, तो इसमें सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो वैल्यूज हमको क्या क्या रखनी है, पाई की वैल्यू सबसे पहले रखते हैं हम, नीचे लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू हमने क्या लिखनी है 22/7, इंटू में r², r को हमको 2 टाइम लिखना है 7 × 7, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 60 डिग्री, और सबके डिवाइड में हम किसको ले लेते हैं 360 को ले लेते हैं। क्लियर, पाई की वैल्यू 22/7, r² जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 7 × 7, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बुक में देर के क्वेश्चन में मिलेगी आपको, डिवाइड बाय 360। बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो 7 से तो हम किसको काट लेते हैं, 7 को काट देते हैं, 0 से हम किसको काट लेते हैं 0 को काट लेते हैं, और 6 से हम 6 1 जा 6 इसको काट लेते हैं 6 टाइम। ठीक है, तो और यहाँ से ये दोनों 2 से कटने हैं, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा 11, और ये आपका क्या हो जाएगा 3। देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है 11, इंटू में यहाँ पे कट चुका है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 7, ये कंप्लीट कट गया, ये कंप्लीट कट गया, और नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है। तो 11 × 7 कितना होता है हमारा 77, और 77/3 आप लिख सकते हो, चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, फिलहाल यहाँ पे छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, एरिया फाइंड किया है। क्लियर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, r 7 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास कितना दे रखा है 60 डिग्री, और पाई r² थीटा की जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 11 × 7 डिवाइड बाई 3, 77/3 काट, तो वैसे यहाँ पे क्रॉस वगैरह आपको करता है तो हम ध्यान रखना है कि गलती ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके प्रूव वाले थे, उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए आपके लिए, तो वो क्वेश्चन अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से एक बार आपको समझा दूंगा कि क्या करना है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं, कि आगे 13 के बाद में हम सारे क्वेश्चन एक लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ इनको क्या करना है, शेयर करना है। और करना कैसे है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है पहले, और क्वेश्चन नोट करने के बाद खुद से फार्मूला याद करना है, खुद से फार्मूला याद करने के बाद उसमें वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर निकालने के बाद फिर आप वीडियो को प्ले करोगे कि हाँ आपने ठीक किया है या नहीं किया है। यही
प्रीवियस ईयर पेपर करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आरबीएससी 2023 के पेपर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, 4x² माइनस में 12x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या गिवन है 0। और इसमें लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। नेचर फाइंड करना है कि जो आपके रूट्स होने वाले हैं उनका नेचर आपका किस टाइप का होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए इस तरह का एक पहले एक एमसीक्यू में भी सेम क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको अच्छे से देखना है। वहां पे मैंने तीनों पॉइंट्स आपको बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4। तो इस वाले क्वेश्चन में a की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होने वाली है 4 होने वाली है। b की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है -12 होने वाली है। और c की जो वैल्यू होती है वो क्या है यहाँ पे -9। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -12 और c इज इक्वल टू क्या है -9। और अब नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac का फॉर्मूला हमको यूज करना है। b² - 4ac का। चलो अब इसमें जब वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो b² मतलब क्या हो गया हमारे पास -12, उसके ऊपर हम क्या यूज करने वाले हैं स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला लगाने वाले हैं, फिर माइनस में क्या आने वाला है 4 मल्टीप्लाई बाय a कौन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय c कौन है हमारे पास -9। क्लियर यहाँ तक? -12 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या आ गया हमारे पास 4 फार्मूले से आए हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -9 है। चलिए आगे चलते हैं। आगे -12 का स्क्वायर करोगे तो -12 का स्क्वायर क्या होता है आपका पॉजिटिव 144 हो जाता है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस। और ये तो क्या हो गया आपका 16 और 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से। तो ये हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 9 भी हमारा क्या होता है 144 होता है। 16 इंटू 9। चलिए इन दोनों को जब ऐड करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है 256 मिलने वाला है। और 256 हमको पता है कि 256 जो है वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब इसके जो रूट्स आने वाले हैं, इनके जो नेचर हमको बताना है। तो इसके रूट्स में आप क्या रखने वाले हो, इनके जो इस इक्वेशन के जो रूट्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, रियल होने वाले हैं। रियल का मतलब कैसे होते हैं हमारे, वास्तविक होते हैं। रियल का मतलब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू जो है क्या हो रही है 0 से बड़ी आ रही है, तो क्या हो रहे हैं वास्तविक हो रहे हैं। और दूसरा क्या होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं। डिफरेंट होने वाले हैं या फिर डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। डिफरेंट होने वाले हैं, डिफरेंट को हम क्या बोलने वाले हैं, असमान होने वाले हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपकी कौन सी है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 में आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0 में रियल होता है और क्या होते हैं डिफरेंट रूट निकलते हैं। और इक्वल टू 0 में रियल होता है लेकिन जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और लेस देन 0 में क्या होता है आपका, रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, जिनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वो क्या आने वाला है, रूल जो इसके रूट्स होने वाले हैं वो रियल होने वाले हैं और क्या होने वाले हैं, डिफरेंट, वास्तविक और असमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 0 0 5 -3 और ये 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं और इसका क्या निकालना है हमको, मिड पॉइंट फाइंड करने हैं इन दोनों पॉइंट्स के। तो मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रखा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूले लिखते हैं हम। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास 2। और सेकंड जो फार्मूला है y का, तो y इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास 2 होता है। क्लियर? तो ये x के 2 फार्मूले आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम कैपिटल यूज कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू। चलो मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करना है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से देखोगे तो ये तो आपकी क्या वैल्यू x1 और ये कौन है हमारा y1। यहाँ पे ये x2 है और ये कौन है y2 है। तो वैल्यू 1 by 1 पुट करनी है और सिंपल से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x1 की वैल्यू तो क्या पुट करोगे 0, x2 की वैल्यू क्या पुट करोगे 5
तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस में 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5/2 बन जाएगा। 5 प्लस 0 5 डिवाइड बाय 2। चलो y को सॉल्व करना है तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, y1 हमारे पास क्या है 0, प्लस साइन के साथ में y2 हमारे पास क्या है माइनस में 3, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 2 है। तो -3 में हमको कितना ऐड करना है, 0 ऐड करना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो आंसर क्या आएगा -3/2। अब फाइनल आंसर कैसे बनाएंगे, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं, कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं हमारे पास x और y। तो x और y की हम वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है, एक वैल्यू तो है 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या है -3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।